तो शुरू करते हैं नीम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सूजुआन और हेयाओ में अभी फेस ऑफ चालू ही हुआ था, तभी बीच में मू चैन आ जाता है। और मू चैन को देखकर यहाँ पर कुछ लोग एक्साइटेड तो थे, पर कुछ लोग चिंतित भी थे, जैसे कि सू लिंगेर वगैरह। और इसी बैटल से जो कि हेयाओ और मू चैन के बीच में होने वाला था, ये डिसाइड होने वाला था कि थर्ड रैंक पर कौन होगा जो तीनों एल्डर से फाइट करेगा। अब आगे तो भाइयों, चैनल को ज़्यादा से लाइक और सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ते हैं। अब इधर मू चैन अपने ब्लैक फ्लेम्स को एक्टिवेट कर चुका था, और हेयाओ जब इसकी तरफ आगे बढ़ता है तो इसे कोई मानो फर्क भी ना पड़ रहा हो कि आ जाओ आ जाओ। और हेयाओ के अटैक की तरफ ये भी अपने फिश अटैक को दे मारता है। अब जैसे ही दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बवंडर सा छा जाता, और इस दौरान कई सारे पेड़ों में आग भी लग जाता है। फाइट शुरू ही हुआ था जस्ट, और बैटल इस लेवल पर शुरुआत में ही। और मू चैन इधर कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर था, और हेयाओ दूसरी तरफ एक आधी दो कदम ही पीछे हटा था। मू चैन को पता था ऐसा तो होने ही वाला है। ऑब्वियस था कि क्योंकि हेयाओ इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। हेयाओ कहता है, लगता है जितना तुमने कहा था तुम्हारा स्ट्रेंथ उतना है नहीं। मू चैन भी इधर कहता है कि शुरुआत में इतना जल्दी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और तुरंत इसकी बॉडी पर कुछ लाइटनिंग पैटर्न दिखने लगते हैं, और इसे देखकर शेन कांगशे और ली जुआनटाओ ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, और एक साथ कहते हैं थंडर गॉड फिजिक। इनको समझ में आ जाता है थंडर गॉड फिजिक उसी के पास हो सकता है जो कि लाइटनिंग टेरिटरी में उन सीनियर से यानी एल्डर से मिल सके। और शेन कांगशे ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इस टेक्निक को इसने भी प्रैक्टिस किया था। हेयाओ भी अब समझ जाता है मू चैन क्या हो रहा, अब ये लाइटनिंग से कवर्ड था, पहले से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। इधर मू चैन काफ़ी तेजी से इसकी तरफ पड़ता है, और लाइक अ फ्लैश इसके सामने प्रकट होकर इसके चेस्ट पर एक अटैक दिए मारता है। ये देखकर हेयाओ कहता है, मतलब तुम हेड ऑन फाइट करोगे। और ये भी अपना एक फियर्सफुल पंच मू चैन की तरफ बढ़ा देता है। पर इस वाले एक्सचेंज में दोनों बराबर पर छूटते हैं। हालांकि मू चैन ये तो समझ रहा था कि इससे भी हेयाओ को हराना थोड़ा मुश्किल होगा। और दोबारा में मू चैन ये कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम उतने स्ट्रांग नहीं हो। अब हेयाओ का चेहरा बच जाता है, कहता है, लगता है तुम्हें मेरे ट्रू पावर से परिचित करवाना पड़ेगा। ये अपनी आंखें बंद करता है और भयंकर लेवल का स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है। अब ये जो एबिलिटीज थी ये हेयाओ की ट्रू एबिलिटीज थी, और जो टेक्निक ये यूज कर रहा था इसे कहते हैं डिवाइन क्रेन आर्ट। और इस प्रकार के पावर को देखकर शेन कांगशेंग और ली जुआनटाओ दोनों हैरान थे कि मतलब शुरुआत में ही अभी एक दो अटैक का ही फाइट हुआ है, और ये बंदा ये अटैक यूज करना चाहता है। और इस समय सूजुआन हो या लुओली सभी के चेहरे थोड़े सीरियस हो चुके थे, क्योंकि ये जो अपोनेंट है मू चैन का ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, बाइकजुआन से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर। हेयाओ के पीछे एक क्रेन यानी कि सारस का शैडो बन जाता है, जो कि पूरे आसमान को मानो कवर कर लिया हो। इधर हेयाओ एक भयंकर लेवल का कॉम्प्लेक्स सील बनाता है, और इस सील के थ्रू ये जो सारस था ये चीख मारता है, और ये बहुत जल्दी इसके साइज छोटे होने लगती है, और लगभग 30 मीटर की हाइट पर आकर ये रुक जाता है। और जैसे ये हैंड सेल को एक्टिवेट करता है, डिवाइन क्रेन आर्ट यानी ये सारस मू चैन की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है, और इसके फीदर के पावर को यूज करके एक ग्रीन कलर की ऑरा निकलती है, जिसे इसने मू चैन की तरफ बढ़ा दिया था। हालांकि ये फीदर दिखने में काफी सॉफ्ट था, पर पावर वॉयलेंट थे। मू चैन एक गहरी सांस लेता है और अपनी बाउंडलेस स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, और अपनी ऑरा से और कई हैंडसेल बनाकर ये एक वाइट टाइगर को कंडेंस करता है, जिस टाइगर में काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। और जब ली जुआनटाओ इस वाइट टाइगर को देखता है तो इसके भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इसको याद था जब इसका बैटल हुआ था मू चैन से, तो यही डिवाइन टेक्निक मू चैन ने इस पर यूज की थी। और फिलहाल मू चैन का स्ट्रेंथ बढ़ भी चुका है, और ली जुआनटाओ उस समय भी हेयाओ से कहीं स्ट्रॉन्गर था, पर फिर भी इसे नहीं लग रहा था कि मू चैन हेयाओ को हरा पाएगा। इधर हेयाओ मू चैन से कहता है, यार तुम्हारे पास ये डाइटी टायर का स्पिरिचुअल आर्ट वेस्ट है। और उधर जो इसका फीदर था क्रेन का एक ब्लेड का शेप ले लेता है और मू चैन को काटने के लिए बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ मू चैन का व्हाइट टाइगर सीधा इसकी तरफ बढ़ता है, और जैसे ही वो फीदर ब्लेड वो व्हाइट टाइगर से टकराता है, व्हाइट टाइगर उस ब्लेड को डिसॉल्व करने की कोशिश शुरू कर देता है। पर क्योंकि जो फीदर अटैक था वो सच में काफी स्ट्रॉन्गर था, और व्हाइट टाइगर को दो भागों में बांट देता है। हेयाओ स्माइल करता है, और वो जो फीदर ब्लेड था अब मू चैन की तरफ बढ़ता है, पर मू चैन मानने को कहा तैयार था। ये तुरंत अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को अलग लेवल पर रिलीज कर और कई सारे हैंडसेल्स बनाने लगता है। इसके पीछे एक बीस्टियल फिगर प्रकट होता है, जो कि व्हाइट टाइगर से भी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था, क्योंकि जो ये दूसरा टेक्निक था फोर गॉड स्क्रिप्चर का डिवाइन सील ऑफ ब्लैक टॉर्टोइज काला कछुआ, फोर गॉड स्क्रिप्चर का सेकंड टेक्निक। फाइनली मू चैन अब इस लेवल पर पहुंच चुका था, और जो फीदर अटैक आ रहा था उसकी तरफ देख करके
ये कछुआ एक दहाड़ मारता है और वो जो पिलर अटैक ब्लेड का वो डिसॉल्व हो जाता है। हालांकि कोलिजन के कारण मू चेन हो या हे आओ जो स्पिरिचुअल वेव्स निकलते इनकी भी हालत काफी खराब हो जाती और मू चेन तो सीधा जाकर के पीछे की तरफ एक पहाड़ से टकराता है। खून वगैरह ये पोंछता है और बाहर आता है। हे याओ का भी सेम हाल था। आधे से ज्यादा इसके कपड़े फट चुके थे, चेहरे पर ब्लड था। इसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा टाइटी टायर का स्पिरिचुअल आर्ट इस बंदे ने डिसॉल्व कर दिया। ये मू चेन सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जो भी लोग देख रहे थे इस बैटल को ये अब समझ गए थे कि मू चेन इस कॉम्पिटिशन का एक डार्क हॉर्स है। सूलिंगेर वगैरह इधर एक चैन की सांस लेती है। खास करके सूलिंगेर को मालूम था कि ये जो डिवाइन क्रेन आर्ट है ये ही आओ का शायद सबसे पावरफुल अटैक है और अगर मू चेन इस बैटल को बराबर पर भी खत्म करता है तो विक्ट्री इसी की मानी जाएगी। तभी सुजुआन कहती है नहीं ऐसा नहीं है, ये आओ को इतना कम मत समझो, ये इतना आसान नहीं है इसे हराना। पक्का इसके पास कोई ना कोई और एक ट्रम्प कार्ड होगा। इधर सीनियर सैन कांगशे ली जुआनटोंग से बात कर रहे थे और कहते कि यार ये मू चेन का जो डाइटी टायर का अटैक था ये थोड़ा अलग है। नॉर्मल डाइटी टायर स्पिरिचुअल आर्ट से शायद हाई लेवल पर है, मे बी ये डाइटी टायर के मिडिल लेवल या उसके ऊपर भी हो सकता है। और इनको मालूम था कि डाइटी टायर स्पिरिचुअल आर्ट मास्टर करना वैसे भी काफ़ी कठिन होता है। ली जुआनटोंग भी समझ रहा था अब मू चेन मेरे से अगर फाइट करे तो लंबा बैटल कर सकता है। और इधर हियाओ कहता है कि मैंने ये टेक्निक ली जुआनटोंग के लिए रखी थी, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने कैपेबल हो गए। अभी जिस टेक्निक की बात कर रहा था उसे बोलने के बाद ये स्माइल करता है। हियाओ की बॉडी अचानक से छोटी होने लगती है और इसके बॉडी पर एक ब्लड रून यानी ब्लड एक मार्क बन जाता है। सैन कांगशे और ली जुआनटोंग जब ये मार्क देखते हैं हियाओ के चेस्ट पर इस फ्लक्चुएशन को देखकर ये समझ जाते हैं कि ये कोई मिथिकल बीस्ट है, सॉरी मिरियाड बीस्ट। और इनकी बात सही भी थी। हियाओ ने जिस मिरियाड बीस्ट को डिवोर किया था उसकी रैंकिंग 26 थी और इसे कहते हैं हेवनली डेमोनिक क्रेन। अब इनको लग रहा था अभी एक बैड लक है मू चेन के लिए। हियाओ फिर से कई सारे हैंड सीन्स पर आता है और ये जो ब्लडी मार्क था पूरी इसकी बॉडी को कवर कर लेता है। आंखें इसकी खून की तरह लाल हो चुकी थी और ये खुद एक बीस्ट के जैसा लग रहा था। आवाज़ इसकी थोड़ी बूढ़ी टाइप आती है और ये बोलता है डिवाइन क्रेन आर्ट, डिसेंट ऑफ द डिवाइन क्रेन। इसकी बैक पर अब 2 पंख आने लगते जिसमें ब्लडी कलर मिक्स था और ये कहता मू चेन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। हियाओ की बॉडी से एक ब्लडी रेड लाइट निकलती और धीरे धीरे ये क्रेन का शेप लेती है और जो कि पूरी तरह से मू चेन पर फोकस थी। मू चेन फिर से अपने ब्लैक फ्लेम्स को रिलीज करता है और ये ब्लैक फ्लेम से इधर के पूरे स्पेस को कवर कर लेता। आसपास का टेम्परेचर काफ़ी तेजी से बढ़ने लगता है और इसके बैक पर भी अब 2 विंग्स आ जाते ब्लैक फ्लेम से बने हुए। ब्लैक फ्लेम एक बीस्ट का शेप लेने लगते और इसे पहचान जाते सैन कांगशे और ली जुआनटोंग और उनके चेहरे पर एक शौक था कि ये तो 9 नीदरबर्ड है। मू चेन की बॉडी एक नीदरबर्ड के समान लग रही थी। इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था ली जुआनटोंग को, खास करके क्योंकि इस लेवल पर बीस्ट के फॉर्म में बदलना खुद असंभव सा होता है। मिनिमम शायद आपको सॉवरेन लेवल पर होना चाहिए और ये जो फ्यूजन लग रहा था ये एक हाई लेवल का फ्यूजन था क्योंकि कोई भी बंदा एक बीस्ट को उसके जीवित फॉर्म में अपने बॉडी में रख नहीं सकता, नहीं तो उसकी बॉडी कोलैप्स कर सकती है। अब इन्हें ये मिस्ट्री समझ में नहीं आ रही थी कि मू चेन के पास इस प्रकार का पावर कैसे है। और बड़ी बात ये थी कि नीदरबर्ड का जो फॉर्म था मू चेन का वो एक कंप्लीट फॉर्म था। उधर वहीं दूसरी तरफ नीदरबर्ड आराम से सो रही थी और कल्टीवेट कर रही थी। सैन कांगशे जो कि लंबे समय से बाहर ट्रैवल करता, इसे विश्वास अभी तक नहीं हो रहा था कि परफेक्ट बीस्ट फॉर्म इतने कम लेवल पर। जुआनटोंग भी इसकी बात से सहमत था। उधर वांगटोंग और बाकी साथी भी हैरान थे और अंदर काफी खुश। लुओली एक फेंट स्माइल दे रही थी। इसको मालूम था कि मू चेन का ये जो पावर लेवल है वो जो ब्लड लाइन बॉन्ड है उसके कारण हो पा रहा है, क्योंकि अगर फ्यूचर में नीदरबर्ड इसको छोड़ के चली भी गई तो भी मू चेन उसकी पावर्स को यूज कर पाएगा और सेम हाल नीदरबर्ड का भी रहेगा, वो भी मू चेन के पावर्स को यूज कर सकती है। अब उधर जो क्रेन जो बना था जो कि ब्लडी रेड फॉर्म में था उसकी तरफ सीधा ये ब्लैक फ्लेम से कवर्ड नीदरबर्ड काफी तेजी से बढ़ती और दोनों एक दूसरे से सीधा हेड ऑन कोलिजन करते। अब जब दोनों टकराते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बॉम्ब के समान एक्सप्लोजन होता है और आसपास के लोग तो पूरे हिल जाते हैं। यहाँ पर आसपास कई सारे माउंटेन तो बस इस वाइब्रेशन से कोलैप्स कर जाते हैं और इनके कोलिजन के बाद ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में आके गिरते हैं और 2 गड्ढे बन जाते हैं। फिलहाल क्योंकि धूल वगैरह और लाइट काफी चमक रही थी तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ भी इस बैटल में। अब एक गड्ढे में सीन को शिफ्ट किया जाता है जहां से एक बंदा खून में लथपथ था पर खड़ा था, पर ये आगे बढ़ नहीं पा रहा था। ये था हियाओ। बाल इसके हरे थे और बॉडी पूरी तरह से खून से अब तो सन चुकी थी और लगातार इसका ब्लड बाहर गिरते रह रहा था। हालत इसकी काफी ज्यादा खराब थी। हियाओ इधर हंसता है क्योंकि जो दूसरा वाला वुल था वहां से कुछ भी फील नहीं आ रहा था। सबको लगता है मतलब मू चेन अभी भी थोड़ा वीक है। अगर हियाओ इस हालत में है तो क्या मू चेन जिंदा भी होगा?
पर दूसरी तरफ शेन कांगशेन और ली जुआनटोंग एकदम शांत खड़े थे और इनकी भी नज़र उसी गड्ढे पर थी जहाँ से बिल्कुल भी हरकत नहीं आ रहा था। और इनके चेहरे पर फिर भी एक हल्की सी स्माइल थी, और जैसे ही लोग स्माइल करते वहाँ पर एक हरकत होती और एक वाइब्रेशनल सा फील कर सकते थे। धरती इस दौरान हिलने लगती और पूरा स्पेस फिर से ब्लैक फ्लेम से कवर्ड हो जाता है। हियाओ का तो चेहरा ही अगली हो जाता है। इसको विश्वास नहीं हो रहा था ये मूचेन कैसे खड़ा है। मूचेन अब बाहर आ चुका था और अपने पंख को फड़फड़ा रहा था और हियाओ की तरफ देख रहा था। धीरे धीरे ये नीदरबर्ड के पावर को शांत कर देता है और अपने पहले वाले अपीयरेंस में वापस आ जाता है। अब हियाओ को इतना गुस्सा था ये फिर से मूचेन की तरफ पड़ता है अटैक करने के लिए। अब हियाओ की जो स्पीड थी वो भी कम हो चुकी थी। मूचेन इसको देखता है और अपने एक फिंगर अटैक से हियाओ पर अटैक कर देता है और इस अटैक से हियाओ काफी दूर जाके गिरता है और दोबारा खून की उल्टी करने लगता है। और मूचेन को भी अब गुस्सा आ रहा था। ये फिर से एक फिंगर अटैक इसकी बॉडी पर तीर मारता है। अब इस बार तो अब हियाओ मूव भी नहीं कर पा रहा था, पर बैटल मूचेन जीत चुका था। और यहाँ पर शेन कांगशेन और ली जुआनटोंग भी समझ जाते हैं कि मतलब तीसरा पोजीशन मूचेन को मिल रहा है, क्योंकि हियाओ जरूरत से ज़्यादा इंजर्ड था तो इस कंपटीशन से ये बाहर हो जाता है। इधर सू जुआन ये तो इतनी खुश थी कि अपनी बहन की कलाई को कस के दबा देती कि मूचेन जीत गया। ली किंगो या वूजियो ये हैरान थे यार, ये बंदे का टैलेंट ये एक मॉन्स्टर है। सू जुआन को भी विश्वास नहीं था कि मूचेन सच में हियाओ को हरा पाएगा, और ये जानती थी कि थर्ड रैंक तो मैं अब डिजर्व नहीं करती, ये तो मूचेन डिजर्व करता है। खास करके वांग टोंग, इसने तो पहले ही मूचेन के टैलेंट को देख लिया था जब उन्होंने मिल करके लुओली और मूचेन ने स्पिरिट किंग को मारा था। अब जो अगला बैटल था वो पनिशमेंट हॉल के तीनों ग्रेट जनरल्स के साथ था, पर लुओली अब थोड़ी चिंतित थी। तीनों जनरल्स सच में काफी स्ट्रॉन्ग। अब इधर शेन कांगशेन और जुआनटोंग मूचेन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि तुम्हें थर्ड पोजीशन मिल गया है। लुओली भी इधर मूचेन के बाजू में आ चुकी थी। ये शेन कांगशेन और जुआनटोंग को तो देखती है पर कुछ बोलती नहीं है। अब जुआनटोंग मूचेन को बताने लगता है कि देखो मूचेन, बात ऐसी है कि शेन कांगशेन पहले सीनियर के साथ ड्रॉ कर सकता है, सेम मेरा भी हाल है। मूचेन हैरान था, मतलब आप हरा नहीं पाओगे। और शेन कांगशेन बताते अगर तीनों बैटल ड्रॉ हो जाए तो हम जीत हमारी मानी जा सकती है, तो मेन बैटल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या तुम ड्रॉ कर पाओगे। लुओली इसके भी चेहरे पर एक एक्सप्रेशन था थोड़ा सीरियस वाला, और प्रेशर मूचेन पर काफी ज्यादा था। मूचेन शांत था। शेन कांगशेन और जुआनटोंग अब इसका वेट कर रहे थे कि इसका क्या डिसीजन होने वाला है। जुआनटोंग अब फाइनली बोलता है कि अगर मूचेन तुम्हें लगता है तुम हरा नहीं पाओगे थर्ड सीनियर को या ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो तुम ये स्पॉट गिव अप कर सकते हो, कोई बात नहीं, इसमें शर्म की कोई बात नहीं, तुम वैसे भी एक फ्रेशर मैन हो। कांगशेन बस एक स्माइल दे रहे थे और ये मूचेन के शोल्डर पर एक थपथपी मारते हैं और कहते ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। इधर लुओली मूचेन के एक हाथ को पकड़ के थी और मूचेन के फेस पर देख रही थी और एक स्माइल देती है इसे और कहती है अगर लोग कुछ भी कहें पर मुझे तुम्हारे पर बहुत भरोसा है। मूचेन इसकी आंखें बंद थी, अब ये अपनी आंखें खोलता है और पहले जैसा ये फिर से दिखता है। जो थोड़ा टेंशन था वो खत्म हो चुका था और माउंटेन पीक की तरफ ये देखता है। इसके चेहरे पर अब एक स्माइल था और ये कहता है मुझे नहीं मालूम कि बैटल का रिजल्ट क्या होगा, पर गिव अप करना ये मेरा स्टाइल कभी से रहा नहीं है। और उसके बाद ये उस सिल्वर हेयर वाली यंग गर्ल की तरफ देखता है जो कि काले कपड़ों में थी और इसने उसे प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, अगर चारों तरफ से दुनिया तुम पर हावी हो फिर भी। और इस प्रकार की अगर चीज़ों को ये हैंडल नहीं कर पाएगा तो लुओ क्लैन के मैटर्स को ये कैसे रिजॉल्व करेगा। कांगशेन और जुआनटोंग ये भी हैरान थे और ये कहते हैं फिर ठीक है। मूचेन भी कहता है थर्ड स्पॉट अब मेरे पास ही रहने दीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। एक छोटी पहाड़ पर आकर मूचेन इसमें क्रॉस लेग बैठा था और अपनी ऑरा को रिकवर कर रहा था क्योंकि सामने के जो प्रोटेक्टर्स थे वो सच में काफ़ी स्ट्रांग थे। इस दौरान लुओली भी इसके बाजू में बैठी थी और इससे बातें कर रही थी कि तुम नर्वस ज़्यादा मत होना। मूचेन को मालूम था कि लुओली के ऊपर जो बर्डन है वो मेरे से भी ज़्यादा है, तो इस प्रकार के मैटर्स को मुझे जल्दी जल्दी रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। दोनों एक दूसरे को फिलहाल हक करते हैं और ये से कहता है रिलैक्स, मैं नहीं हारूंगा। इधर दूसरी पहाड़ी पर बैठे कांगशेन और जुआनटोंग इन्हें हक करते हुए देख रहे थे और शेन कांगशेन भी इस दौरान कहते हैं यार इस बार जो ये हंटिंग बॉल है इसका जो लेवल है वो थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया गया है, मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों, और अगर पिछले बार जैसा होता तो मैं खुद अकेले इस मैटर को रिजॉल्व कर देता। और इस दौरान शेन कांगशेन कहते हैं बस इस बार का कंपटीशन हम जीत जाए और स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट के बाद पावर लेवल भी बढ़ जाएगा, तो इस बार जाके मैं इस मू लॉन्गजी को निपटा दूंगा। जुआनटोंग भी बोलता है मतलब वो मू लॉन्गजी सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि तुम्हारे जैसा बंदा अगर खाली हाथ वापस आ रहा है तो बात तो सही है। कांगशेन भी कहता है कि वो डेमोनिक ड्रैगन प्लेस का एक जीनियस में से एक बंदा है और उससे भी खतरनाक तो वो मो जिंग टियान है। डुअल बैटल में तो मैं भी उसके सामने नहीं टिक सकता।
मो जिंगटियान बाउंटी लिस्ट नंबर 1 पर है और कांगशेंग इससे कहता है कि इस कंपटीशन के बाद अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ में मिलकर इस मो लॉन्गजी और जिंगटियान को ख़त्म कर सकते हैं। जिंग जुआनटोंग थोड़ा इमोशनल फील करता है और ये कहता है फिर श्योर है, इस मैटर के बाद साथ में चलेंगे। इधर रात का समय था और इस दौरान कांगशेंग वगैरह का डिस्कशन मू चैन से फिर से होता है और यहाँ पर जो भी लोग थे ये तीनों को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं कि रिजल्ट कुछ भी हो हम आपके साथ हैं, बस आप लोग अपना बेस्ट देना। अब ये सुबह का टाइम और ये तीनों माउंटेन पीक की तरफ अब बढ़ जाते हैं। बाहर बैठे जो भी डिसाइपल्स थे वो स्क्रीन पर इस बैटल को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे। हंट वॉर का फाइनल स्टेज अब आ चुका था, सांसें सभी की थम सी चुकी थी और माउंटेन पीक पर खड़े उन तीनों लोगों को दिखाया जाता है। 3 अलग अलग माउंटेन थे और तीनों के पीक पर एक एक बंदे खड़े थे और यही थे वो तीनों ग्रेट जनरल्स। तीनों का पावर लेवल शायद हेवनली कॉम्प्लीशन स्टेज पर था। उधर वो तीनों जनरल्स भी एक्साइटेड थे कांगशेंग वगैरह को इनकी तरफ आते देख। अब इनकी नज़र पड़ती है, चलो एक तो शेन कांगशेंग है, दूसरा ली जुआनटोंग है, ये तीसरा बंदा इतना वीक ये कौन है। और जो बाहर से लोग बैटल देख रहे थे स्क्रीन पर, इन्हें पहले का जो भी मैटर था वैसा कुछ दिखा नहीं था। ये लोग भी जब उस तीसरे बंदे को देखते हैं तो ये हैरान थे, खास करके ये किंगलिंग जाओलिंग वगैरह कि ये तो मू चैन है, ऐसा कैसे हो गया। इनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। पूरा नॉर्दर्न एकेडमी इस समय मानो हिल्स आ गया था। और फिलहाल जब स्क्रीन पर तीनों ग्रेट जनरल्स को दिखाया जाता है तो सबका ध्यान इन्हीं की तरफ था, क्योंकि प्रीवियस ईयर के हेवनली रैंकिंग में ये तीनों टॉप 3 के बंदे थे। अब जो ये पीक माउंटेन था बीच वाला, वहाँ के जो जनरल रहते हैं वो कांगशेंग की तरफ देख कर कहते कि कांगशेंग फाइनली तुम आ ही गए। कांगशेंग भी इन्हें रेस्पेक्ट देता है और कहता है सीनियर ब्रदर लिन ज़ेंग, लॉन्ग टाइम मिले हुए। मू चैन को भीतर अब इन तीनों के बारे में पता चल चुका था और ये लिन ज़ेंग प्रीवियस ईयर के हेवनली रैंकिंग में टॉप 1 पर था। जुआनटोंग इस दौरान मू चैन से कहता है वो जो आखिरी पहाड़ी पर बंदा है उनका नाम गो टियानयान है, वही तुम्हारे इस बार अपोनेंट है। मू चैन भी उस रेड हेयर्ड मैन की तरफ देखता है जिसकी बॉडी के आसपास फ्लेम पावर को देखा जा सकता था और ली जुआनटोंग के हिसाब से गो टियानयान का स्ट्रेंथ हेवनली कॉम्पिटिशन के इनिशियल लेवल पर है और जो डिवाइन आर्ट उनके पास है उसे कहते हैं हेवनली इन्फ्लामेशन डिवाइन आर्ट। मू चैन भी प्रेशर तो फील करता है यार, हेवनली कॉम्पिटिशन इनिशियल स्टेज और इस गो टियानयान की स्पिरिचुअल एनर्जी बाकी लोगों से अलग थी। इसके भी पावर में फ्लेम मिक्स था, जैसे कि मू चैन के स्पिरिचुअल एनर्जी में नीदर फ्लेम्स। ली जुआनटोंग के जो ओपोनेंट थे इस बार वो थे सीनियर जाओ किंग, जो कि पिछले बार हेवनली रैंकिंग में 2nd रैंक पर थे। और जाओ किंग को अनबीटेबल अनडिफिटेबल माउंटेन कहा जाता है, मतलब आज तक कोई भी बैटल इन्होंने हारा नहीं था। फिर भी मू चैन कहता अगर ये बैटल हारे नहीं तो सीनियर लिन ज़ेंग नंबर 1 पर क्यों है। फिर जुआनटोंग कहते हैं वो हारे नहीं पर वो जीते भी नहीं, मतलब समझ जाओ। और क्योंकि लिन ज़ेंग अपने ज़्यादातर बैटल जीते हुए हैं इसलिए वो नंबर 1 पर थे। जाओ किंग जो टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं उसे कहा जाता है अनडिफिटेबल डिवाइन आर्ट और इनका ये जो टेक्निक है काफ़ी जेंटल है। अब इधर कांगशेंग गो टियानयान को ग्रीट करते हैं, अब इनकी बातें वगैरह भी होती हैं और शेन कांगशेंग बैटल के लिए लिन ज़ेंग को इनवाइट करते हैं। कांगशेंग के हाथों में इनका डिवाइन स्पीयर भी था और ये उस माउंटेन पीक की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुआनटोंग जाओ किंगशान की तरफ और अब इधर मू चैन गो टियानयान की तरफ। गो टियानयान जब देखते हैं तो कहते यार ये बंदा ये मेरे से फाइट करेगा, ये तो बहुत वीक है, ये तो अभी हेवनली ट्रांसफॉर्म के इनिशियल लेवल पर है। इनका वैसा मतलब नहीं था, ये मू चैन को ऐसा लुक डाउन नहीं कर रहे थे, पर बात इनकी फिर भी सही थी। कांगशेंग देखते हैं और कहते हैं कि सीनियर गो टियानयान ये बंदा थोड़ा अलग है, आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये लक बाई चांस नहीं पहुँचा है। सेम हाल जुआनटोंग का भी था, वो भी सेम बात कहते हैं। गो टियानयान भी स्माइल करते हैं और कहते फिर तो बेशक मैं देखना चाहूँगा कि इस बंदे के पास ऐसा क्या पावर है जिससे तुम लोग भी इसकी इतनी तारीफ कर रहे हो। अब मू चैन इनके पीक पर आ जाता है और इन्हें ग्रीट करके कहता है कि सीनियर ब्रदर गो मैं फ्रेशर हूँ इस बार का मू चैन, आपका गाइडेंस चाहूँगा। मू चैन की आवाज़ में बिल्कुल भी डर नहीं था। इधर लिन ज़ेंग भी कांगशेंग से कहते हैं उम्मीद है कि ये लड़का सच में जैसा तुम कह रहे हो वैसा होगा। इधर लिन ज़ेंग स्माइल करते हैं और अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हैं। इनका जो पावर लेवल था फिलहाल ये हेवनली कॉम्पिटिशन के मिड फेज में थे और ये अपने ऑन आउट पावर के साथ कांगशेंग पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। अब सीनियर कांगशेंग भी अपनी ऑरा को रिलीज करते हैं, इनके बॉडी से एक गोल्डन पावर बाहर निकलता है और कांगशेंग का भी स्ट्रेंथ हेवनली कॉम्पिटिशन के मिड फेज में ही था। ये लगभग बराबर ही माने जा सकते हैं लिन ज़ेंग के। लोग जब देखते हैं तो कहते हैं यार ये सीनियर ब्रदर कांगशेंग ये सच में काफी ऑसम है। हालांकि ये जूनियर है देखा जाए तो लिन ज़ेंग के मुकाबले, पर ये पावर लेवल में उनको टच कर चुके हैं।
लिन ज़ेंग भी कहते हैं नॉट बैड। अब इनका बैटल तो शुरू हो जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ ली जुआनटोंग और जाओ किंगशान दोनों अपने अपने ऑरा को रिलीज करते हैं। इन दोनों का पावर लेवल हेवनली कॉम्प्लीशन इनिशियल स्टेज के पीक पर था, तो इनका भी बैटल बराबर का ही चल रहा था। सभी की नजरें अब तीसरे बैटल पर मेनली फोकस थी। ये बैटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मू चेन हार गया तो इस कंपटीशन के लूजर ये तीनों लोग हो जाएंगे। और गु टियानियान कहते हैं कि वैसे तो तुम्हारा पावर इतना स्ट्रांग नहीं, पर तुम्हारे साहस की मैं सराहना करना चाहूंगा। और टियानियान अब अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हैं। मू चेन इनके ऑरा से ही प्रेशर फील करता है। अब मू चेन ये थोड़ा पीछे हटता है और हट करके एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। टियानियान समझ जाते हैं तो ये बंदा एक स्पिरिचुअल एरे मास्टर है। अब ये भी थोड़े से इंटरेस्टेड हो जाते हैं। मू चेन इधर अपनी आंखें बंद करने के बाद अपने हार्ट आई स्टेट में चला जाता है और ये रैंक 5 का एक एरे बनाने को सोचता है। और टियानियान इसे डिस्टर्ब भी नहीं करते। ये कहते हैं ठीक है, पहला अटैक तुम कर सकते हो। मू चेन ने भी ने थैंक्स बोला था। सभी की नजरें मू चेन पर फोकस थी कि ये बंदा कैसे फाइट करेगा। हेवनली ट्रांसफॉर्म इनिशियल लेवल पर है ये, और सामने वाला अपोनेंट हेवनली कॉम्प्लीशन इनिशियल लेवल पर। जो एल्डर्स भी इस बैटल को देख रहे थे ये भी अब काफी ज्यादा उत्सुक थे। डीन टाइक का ये तो एक्साइटेड थे, खास करके मू चेन को देख करके। और इनके बगल में एक वाइट एल्डर भी बैठे हुए थे और इस फ्लक्चुएशन को ये समझ चुके थे कि ये बंदा ये तो हार्ट आई स्टेट में है, ये तो गजब ही बंदा है। और इधर मू चेन एक के बाद एक कई सारे स्पिरिचुअल सील्स को कंडेंस करने लगता है। और फिर से सेम घटना हो रही थी। स्पिरिचुअल सेल्स बनते थे फिर गायब हो जाते थे, बनते थे फिर गायब हो जाते थे। और धीरे धीरे स्पिरिचुअल सेल्स जो दोबारा बनते थे तिबारा बनते थे वो और भी ज्यादा कंडेंस फॉर्म में होते थे। और धीरे धीरे ये 200 से ज्यादा बन जाते हैं। टियानियान भी जब देखते 200 से ज्यादा स्पिरिचुअल सेल्स, मतलब ये बंदा रैंक 5 का एरे मास्टर। हैरानी तो अब इनके भी आंखों में देखी जा सकती थी। तभी तो कांगशेंग वगैरह ने कहा था कि ये बंदा डिजर्व करता है मुझसे फाइट करना। इधर स्पिरिचुअल सील्स को मू चेन एक पैटर्न यानी डायग्राम देने लगता है और ये वही एरे था, ब्लैक लोटस बचरिंग डेमन। टियानियन देखते हैं और कहते हैं नॉट बैड, पर यही है तुम्हारा मेथड। मू चेन एक फेंट स्माइल देता है और अपने रिंग में से मेटालिक बॉल निकालता है और तुरंत ही इसे हवा की तरफ फेंक देता है और इसमें से भी एक एरे बनने लगता है। और ये भी रैंक 5 के एरे से कम नहीं था। बेसिकली मू चेन ने वो डेमोनिक लोटस बना तो खुद से बनाया और ये जो बॉल खरीदा था इसे भी इसने मास्टर कर लिया था। अब जाकर के गु टियानियान इनका भी चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। तो भाइयों स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर सुबह एक नए वीडियो के साथ।